अब आगे बढ़ते हुए आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगा। क्या कुछ जानकारियां हो सकती हैं? जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। और साथ ही साथ जो पंजाब को लेकर खबर है वो ये कि 2 से 3 चरणों में मतदान होगा। लेकिन बाकी जो राज्य हैं उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इनको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि एक एक चरण में ही चुनाव हो जाएगा। अब ऐसे में उत्तराखंड में 2017 के नतीजे क्या कहते हैं ये आप जान लीजिएगा। कुल 70 सीटें यहां पर हैं। बीजेपी के पास 57 रही, कांग्रेस के पास 11 और अदर्स के पास यानी कि अन्य दल के पास 2 सीटें रही। अब इन चुनावी रिजल्ट्स के आधार पर अब के लिए माना यह जा रहा है, हालांकि अलग अलग सर्वे हैं। कुछ सर्वे कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी की सरकार की वापसी होगी, तो कुछ सर्वे ये कह रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस की तरफ से बाजी को पलटा जा सकता है। देखा इस तरीके से भी जा रहा है। उत्तराखंड में इन 70 सीटों पर 2 पार्टियां जो कि आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मानी जा रही है और इसी तरह की कड़ी टक्कर बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रही है। एक एक करके सभी राज्यों का हाल भी आपको बताएंगे 2017 के रिजल्ट के आधार पर। अब आप देखें लोकसभा का गणित क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास अच्छा खासा मार्जिन है। 62 सीटें यहां बीजेपी के पास है, जबकि बीएसपी के पास 10 सीटें। समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें ही लोकसभा में मिल पाई और अपना दल को यहां पर 2 सीटें हासिल हुई थी। आप समझिए कि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर संतोष किए हुए है। लोकसभा का गणित समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार लोगों का रुझान और लोगों की रुचि समझ में आती है लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए भी। और अब चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी है, उत्तराखंड में 2017 के नतीजे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए भी हैं कि किस तरीके से यहां पर सीटों को लेकर घमासान हुआ। कुल 70 सीट यहां पर उत्तराखंड में और साथ ही साथ 57 सीट बीजेपी के हाथ लगी, 11 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर अन्य दल जीतने में कामयाब रहे। अब माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपने काम के आधार पर वोट मांगने की कोशिश करेगी। चुनावी मंच से अलग अलग वक्त पर हमने देखा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि पिछली सरकार ने तो सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, आप बीजेपी को मौका फिर से दीजिए ताकि विकास की रफ्तार बिल्कुल थमे नहीं, बिल्कुल रुके नहीं। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी क्या फिर से बाजी पलटने में कामयाब हो पाएगी, क्या फिर से सत्ता में आएगी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों के जहन में एक और सवाल है। लोगों के जहन में सवाल इसलिए भी है क्योंकि 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हुए उत्तराखंड ने देखे हैं। तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा जरूर है बीजेपी की तरफ से और पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर यह दारोमदार रहेगा कि फिर आप लोगों में वो खोया हुआ विश्वास जगाइए और फिर से लोगों का प्यार और विश्वास हासिल करने में कामयाब रहे, तब जाकर दोबारा बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अगर ट्रेंड्स को देखें और खंगालें तो ट्रेंड्स ये कहते हैं कि 5 साल अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो अगले 5 साल कांग्रेस बाजी पलटने में कामयाब रहती है। अब बीजेपी पर क्या भरोसा अभी भी उत्तराखंड के लोगों का बना हुआ है? ये जैसे जैसे सर्वे हो रहे हैं वैसे वैसे निकलकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जहां 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं, जहां पार्टी में अंदरूनी घमासान ही परेशान कर रहा हो, ऐसे मुख्यमंत्री पर हम भरोसा कर नहीं सकते। कुछ का यह भी कहना है कि नहीं, हम तो कांग्रेस पर दाव खेलना चाहेंगे, कांग्रेस आपके वक्त में अच्छे और बेहतर काम हुए थे। ये मिले जुले से रिएक्शंस हैं। अगर आप कभी भी सर्वे के लिए, कभी भी बातचीत के लिए लोगों के बीच जाएंगे तो इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। बीजेपी बहुत सोच समझकर चुनाव की तैयारियां करती है। ये हमने हर तरह के इलेक्शंस में अलग अलग राज्यों में देखा भी है और उसे परखा भी है। बीजेपी का प्लान यूपी है क्या? आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे बड़ा प्रदेश है और 2022 में इन चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह खुद जिम्मा उठाए हुए हैं। खुद जेपी नड्डा एक के बाद एक दौरे करते हुए नजर आते हैं। मंच से बोलते हैं राजनाथ सिंह कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी बात कभी खाली जाती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में है, जो काम के आधार पर वोट मांगे, जो कोरोना काल में भी एक एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा करे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मंच पर नजर आते हैं और एक के बाद एक रैलियां करते हैं और कहते हैं यही वो सरकार है जो आपको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी और अब ये विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मेरे सीनियर सहयोगी आलोक मेहता सर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आलोक मेहता सर, अभी तक क्या ये जो गणित था इसको लेकर हम अभी तक चर्चा कर ही रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है उत्तर प्रदेश। इसको लेकर
मैं बात करूं, लेकिन 2022 को लेकर कुछ तैयारियां जो की गई हैं उसको आपके साथ यानी कि दर्शकों के साथ साझा करना जरूरी है। 2022 में मुद्दे क्या कुछ विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। 2022 में इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब जो इंटरेस्टिंग स्टेट्स हैं, जहां सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश राम मंदिर का मुद्दा, कृष्णा परशुराम का मुद्दा, काशी कॉरिडोर बनाकर जिस तरीके से ऐतिहासिक और भव्य तरीके से आयोजन किया, ये भी एक अलग साख छोड़ेगा। साथ ही जिन्ना और गन्ना को लेकर कैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने रहे, ये हम सभी ने देखा। अखिलेश यादव मंच से चिलमजीवी कहते हुए, निशाना साधते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ पंजाब है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अंदरूनी घमासान की वजह से ही अपना पद छोड़ना पड़ा। किसान आंदोलन मुश्किलें बढ़ा सकता है और साथ ही साथ ये जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी का मसला रहा और उसमें लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया, उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह अलग तरीके से खड़ा हुआ। पीएम की सुरक्षा में चूक का मसला जो अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसको लेकर बात हो रही है। ऐसे में पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है तो ये इंटरेस्टिंग मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कांटे की टक्कर है और जो मंच से बुआ बबुआ कहा जाता है, बीजेपी लगातार कह रही है बुआ बबुआ के बस का कुछ था नहीं, कोरोना काल में छिपकर बैठ गए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसान आंदोलन में किसानों के हित में फैसला करते हुए किसान जो कृषि कानून बिल थे वो वापस भी लिए गए। ऐसी तमाम बातें हैं जो बीजेपी कह रही है कि हमने किया है और हम आगे भी करेंगे। अब आप देखें कि सीट शेयर क्या कहता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तराखंड में। इस बात को लेकर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आप पहले थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर 403 सीटें, लेकिन अभी बीजेपी 312 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में। एसपी के पास 49, बीएसपी के पास 18, कांग्रेस के पास 7 और अन्य के पास 8 सीटें हैं। पंजाब में बीजेपी के पास सिर्फ 3, काफी पीछे है। कांग्रेस के पास 77, आम आदमी पार्टी 20 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के पास 15 सीटें हैं। उत्तराखंड में जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, बीजेपी के पास 57, कांग्रेस के पास 11 और निर्दलीय के पास 2 सीटें हैं। ऐसे में चैलेंज अलग अलग पार्टी के लिहाज से अलग अलग तरीकों से सामने आएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे बता रहे हैं और ये वोट शेयर भी बता रहा है कि कैसे अब अलग अलग चुनौतियां अलग अलग पार्टियों को मिलने वाली है। लेकिन ये जो वोट शेयर का रेशो है, इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिला था, 40% से ज्यादा 2017 में। और यही रुझान अगर इस बार लोगों का रहता है बीजेपी के साथ, तो फिर बीजेपी जीत के मुहाने पर खड़ी है समझिए। लेकिन अगर ये वोट शेयर डाइवर्ट हो जाता है समाजवादी पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस के साथ, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पंजाब में बीजेपी के पास तो काफी कम है, लेकिन कांग्रेस के पास 38% से ज्यादा वोट शेयर था 2017 में। लेकिन अभी कांग्रेस थोड़ा डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है। उत्तराखंड में जहां ट्रेंड्स कहते हैं एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनती है, पिछली बार यानी कि 2017 विधानसभा चुनाव में 46% से ज्यादा वोट बैंक था यहां बीजेपी के साथ में। ऐसे में अब क्या कांग्रेस के साथ लोगों का विश्वास जाता हुआ नजर आएगा वोट शेयर के साथ? ऐसे में कुछ चेहरों को लेकर जो चर्चा बहुत ज्यादा है वो आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, आप इन्हें समझें और देखें। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के लिए सरदर्द साबित हुए थे और अंदरूनी कलह की वजह से ही अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग चुनौतियों के साथ अलग पार्टी बनाकर अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो खुद अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं और जिस तरह के बयान वो देते रहे हैं, अपनी पार्टी पर और अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े करते हैं। अब अगला दाव क्या होगा, इस पर भी निगाहें हैं। चरणजीत सिंह चन्नी हालांकि कार्यभार संभाले हुए कम वक्त हुआ है, लेकिन उनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने में कामयाब रह पाएं। ऐसे में क्या अगली बार भी, मतलब क्या इन चुनावों में भी चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी कांग्रेस? ये भी एक बड़ी बात रहेगी देखने वाली। चन्नी के साथ में कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी ये आप समझिएगा। संतुलन एक बेहतर तरीके से बनाए रखें, क्योंकि दलित चेहरा भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कांग्रेस के साथ में, जो शायद हो सकता है कि दलित समाज के लोगों का वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आए। जाट सिख का विश्वास अपने साथ बनाए रखना, क्षेत्रीय संतुलन की भी चुनौती रहेगी। किसानों को अपने साथ लेना, उनका विश्वास जीतना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। किसान आंदोलन में हमने देखा अच्छी खासी तादाद किसानों की पंजाब से ही थी। पंजाब में बिजली का मुद्दा जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद भी
सवाल उठा दिए थे पंजाब सरकार पर। चन्नी बहाना है, क्या मालवा निशाना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने दलित से कार्ड जरूर खेला है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि चरणजीत सिंह चन्नी पर क्या अभी भी 2022 में दांव खेलना चाहेगी कांग्रेस, और क्या इसी नाम पर चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ विपिन परमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंजाब पर ही बात कर लेते हैं। विपिन, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है तारीखों के ऐलान के बाद हम तो डिस्कशन अभी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल, मुख्य चेहरे, आज रात शायद नींद नहीं आएगी डेट्स डिक्लेयर होने के बाद। देखिए बिल्कुल रचना, कहीं ना कहीं आज की रात और आने वाली तमाम रातें लंबी रहेंगी पंजाब के तमाम सियासतदानों के लिए, जो कि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वो जो है वो पंजाब की सत्ता पर काबिज होंगे। ऐसी परिस्थितियों में आज तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की ओर से कर दिया जाएगा। देखना ये होगा कितने फेजेस में जो है पंजाब का चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस और क्या कुछ गाइडलाइंस हुए वो चुनाव को लेकर तय करता है। ऐसे में माझा, मालवा, दोआबा की 117 सीटों के लिए जो है पंजाब में ये चुनाव होना है। इससे पहले अगर बात करें 2017 में कांग्रेस पार्टी जो है उसकी ओर से सरकार बनाई गई थी। प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से जो है वो प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया था, लेकिन इस बार का रण जो है वो बेहद रोमांचक रहने वाला है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता तलाशती नजर आई, और अब सियासतदान जब उनके दरवाजे पर जाएंगे तो उन्हीं सवालों को सियासतदानों के सामने रखने का भी काम किया जाएगा। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से पहले से ही फ्रीबीज बांटने का काम जो है वो किया गया है। सत्ता पक्ष की ओर से पहले जितना मौका मिला, चरणजीत सिंह चन्नी जो 90 दिन के मुख्यमंत्री बने, उनकी ओर से लगातार अलग अलग तरह के घोषणाएं की गई। फ्री बिजली देने की बात की गई, तमाम तरह के ऐलान थे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, तमाम की ओर से कास्ट फैक्टर्स को भी साधने का प्रयास किया गया। कांग्रेस की ओर से दलित चेहरे पर कार्ड खेला गया, वहीं अकाली दल की ओर से जो है उप मुख्यमंत्री दलित चेहरा बनाने की बात की गई, आम आदमी पार्टी की ओर से भी यही बात की गई। ऐसी परिस्थितियों में पंजाब का ये रण जो है वो कई तरह के रंग दिखाएगा, क्योंकि अभी तक अगर बात करें कांग्रेस की अंतरकला अभी भी बरकरार है। सीएम फेस को लेकर सिद्धू लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने यह चुनौती है कि चरणजीत सिंह चन्नी को जब उतारा गया था तो अब उनके चेहरे पर क्या चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन पार्टी आला कमान की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टिव फेसेस को रखते हुए जो है वो पंजाब में चुनाव का जो है पार्टी लड़ने उतरेगी। ऐसी परिस्थितियों में अकाली दल अपने अस्तित्व की तलाश जो है वो करती नजर आ रही है, और अकाली दल के लिए चुनाव कितना जो है वो संघर्ष भरा रहने वाला है ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। कई मुद्दे जो है पंजाब की सियासत पर भारी रहे, चाहे वो बेअदबी का मामला हो, चाहे नशों का मामला हो, बिजली का मामला हो, तमाम मुद्दों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है वो अपनी अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। अपनी अपने तरह से ये कहा गया कि हमारे दौर में हमने ये एक्शन लिए, हमने ये किया, लेकिन अब जनता की अदालत में गेंद है, जनता के पाले में तमाम पावर है, शक्ति है कि अब जनता तय करेगी कि पंजाब की सत्ता पर आखिर काबिज कौन होगा। विपिन, इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री बहुत जोर शोर से हुई है और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा प्रभाव भी दिखाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भी हम बात करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लेकिन इन्हीं बड़े चेहरों पर लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी। और डेट्स क्या रहेंगी, चरण कितने होंगे, क्या कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए रैलियों को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ी खबर पर निगाह बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।